प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। 7 मार्च का पेपर है आप लोग का समाजशास्त्र का, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर जो ये पेपर है, इन पेपर में प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पर समाजशास्त्र में आपको पारंगत बनाने के लिए ये सेशन तैयार किया गया है, और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, नए सिलेबस के आधार पर, और नए प्रश्नों का चयन भी है इसमें डिस्टेंस, और एनसीईआरटी पर आधारित आपका है ये। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग प्रश्नों से परिचय कराते हैं आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में। ये समाजशास्त्र का देखिए पहला प्रश्न क्या है, पुत्र प्राथमिकता क्या है। देखिए पुत्र प्राथमिकता क्या है, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न डिस्कशन। देखिए ऐसे प्रश्न जो है आप लोगों के लिए एकदम यूनिक है, नए हैं, और इन प्रश्नों के आने की संभावना पूरी की पूरी बनी हुई है। पुत्र प्राथमिकता का मतलब होता है डिस्टेंस की पुत्र को वरीयता देना, ठीक है ना, पुत्र को ज्यादा पहचान महत्व देना। देखिए पुत्र वरीयता का तात्पर्य क्या होता है, महिला संतान की तुलना में अगर देखा जाए तो पुरुष संतान के लिए जो है सांस्कृतिक और सामाजिक प्राथमिकता देने से है, ठीक है ना। पुत्र वरीयता का मतलब क्या होता है, यदि महिला संतान उत्पन्न हो रही है और पुरुष संतान हो रहा है तो पुरुष संतान को जो है ज्यादा महत्व दिया जाएगा महिला संतान की अपेक्षा, चाहे वो सांस्कृतिक तौर पर हो चाहे वो सामाजिक तौर पर है, दोनों में प्राथमिकता जो दिया जाएगा वो पुरुष संतान को दिया जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं पुत्र प्राथमिकता। नाम से ही समझ में आ रहा है, यह एक ऐसी घटना है जिसने क्या किया, जिसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में देखा जा सकता है डिस्टेंस, और खासकर जो है उन क्षेत्रों में जहां पर जो पितृ संतात्मक पितृ संतात्मक मानदंड और परंपराएं प्रचलित हैं। पितृ संतात्मक का मतलब हो गया पितृ के आधार पर, पिता के आधार पर, जो पिता के को मानदंड मानकर, परंपराएं मानकर जो प्रचलित की जा रही है, वहां पर खासकर जो है ये चीज देखने को मिलता है। बेटे को प्राथमिकता देने से जो है अक्सर लैंगिक भेदभाव होता है। क्या होता है, लैंगिक भेदभाव होता है। बेटे को क्या करते हैं, प्राथमिकता देने से जो होता है लैंगिक भेदभाव भी देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है डिस्टेंस, परिणाम स्वरूप जो होता है वो लड़कियों और महिलाओं पर जो होता है इसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है, यानी परिणाम भी होते हैं। देखिए डिस्टेंस, जाहिर सी बात है कि वो शुरुआत से ही, यानी बचपन से इन चीजों का वो सामना करती है। इसकी वजह से क्या होता है डिस्टेंस की उनके अंदर इरिटेशन आने लगता है धीरे धीरे। यही विभिन्न तरीकों से क्या होता है प्रकट हो सकता है डिस्टेंस। देखिए लिंग चयनात्मक गर्भपात हो जाता है, देखिए गर्भपात भी देखने को मिलता है, यही वजह है इसके पीछे, ठीक है ना। जो पुत्र की बात हो रही है यहाँ पर, प्राथमिकता वाली बात ना, तो लिंग चयनात्मक गर्भपात हो जाता है। देखिए महिला बच्चों की जो होता है उपेक्षा की जाती है। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक देखा जाए तो इनकी सीमित पहुंच होती है। और असमान विरासत अधिकार, देखिए विरासत अधिकार के तौर पर भी जो है वो पुरुष संतान के रूप में होता है, जबकि महिला संतान पर एक अधिकार। जबकि देखिए कानून अब बन चुके हैं, अब जो मेरे पुत्रियां जो हैं उनको भी सर्व मतलब पूरी की पूरी व्यवस्थाएं जो है, सुविधाएं, वो पूरा का पूरा उनको संविधान में देखिए बातें जहाँ शामिल कर दी गई हैं, कोर्ट में शामिल कर दी गई हैं, हाथ संपत्ति के अधिकार में उनको शामिल कर दिया गया है, मतलब हर जगहों पर है। बेटे की प्राथमिकता को संबोधित करने के लिए देखा जाए तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देने, और जीवन के सभी पहलुओं में देखा जाए तो महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के प्रयासों की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोगों का। चलिए दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों समाजशास्त्र के, देखिए दूसरा आपका प्रश्न है, रक्त रिश्तेदारी से क्या तात्पर्य है। रक्त रिश्तेदारी क्या होता है डिस्टेंस, और रक्त रिश्तेदारी जो होता है वो जरूरी क्यों होता है, चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए बात हो रही है यहाँ पर रक्त रिश्तेदारी की, किसकी बात हो रही है, रक्त रिश्तेदारी की। देखिए रक्त रिश्तेदारी जो होता है उन व्यक्तियों के बीच जैविक संबंध को संदर्भित करता है जो एक ही वंश या वंश को साझा करते हैं, ठीक है ना, एक ही वंश या वंश को साझा करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रक्त संबंधित रिश्तेदारी। देखिए डिस्टेंस यह होता क्या है, यह इस अवधारणा पर आधारित होता है कि व्यक्ति अपने माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त जो आनुवंशिक सामग्री से जो होते हैं जुड़े होते हैं। जैसे कहा गया डीएनए से चेकिंग कर लेते हैं लोग ना, जैसे आनुवंशिक क्या होता है, जैसे बाल वगैरह टूटना झड़ना, तो ये चीजें देखने को मिलती है। शारीरिक बनावट जो होता है, स्ट्रक्चर होता है, तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि क्या होता है आनुवंशिक तौर पर ये चीजें होती हैं। देखिए रक्त रिश्तेदारी में देखा जाए तो अक्सर जो होता है वो पारिवारिक बंधनों से जुड़ी रहती हैं, ठीक है, जैसे कि माता पिता और उनके बच्चे हो गए, ठीक है ना, माता पिता और उनके बच्चों की बात हो गई, भाई बहन की बात हो गई, और विस्तारित परिवार के सदस्यों के बारे में अगर बात करें हम लोग, सदस्यों के बीच जो है जो विस्तारित तौर पर और भी फैमिली में, जैसे चाचा हो गए ना, बुआ हो गई, और जो दो तीन चाचा हो गए, बड़े पापा हो गए, तो ये सभी चीजें जो होती है तो इनके बीच के जो संबंध होते हैं, ठीक है।
यह अवधारणा देखिए डिस्टेंस कई परंपराओं और कई संस्कृतियों को देखा जाए तो समाजों में महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि यह विरासत जो होता है, पारिवारिक परंपराएं जो होती हैं और सामाजिक संबंधों का आधार बनाती हैं। रक्त से रिश्तेदारी क्या होता है डिस्टेंस की मानव समाज का एक मूलभूत पहलू है जो परिवार, पहचान और अपनेपन के बारे में हमारी समझ को आकार देता है। ठीक है, तो ये होता है रक्त संबंधी नातेदारी के रूप में ना, रक्त रिश्तेदारी कहते हैं इसको हम लोग। चलिए बढ़ते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है आप लोग का डिस्टेंस वो समाज शास्त्र के साथ साथ अर्थशास्त्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक तरीके से देखा जाए तो दोनों का कनेक्टिंग क्वेश्चन है ये। बाजार से आप क्या समझते हैं, लिक्विडेशन इसे शेयर भी करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। ठीक है ना, बाजार से आप क्या समझते हैं या बाजार से क्या तात्पर्य है। देखिए बाजार शब्द के बारे में बात करें तो देखिए खरीदार और विक्रेता यानी लेने वाला और देने वाला यानी खरीदने वाला और बेचने वाला जहां उपस्थित होता है, तो खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की बातचीत को संदर्भित करता है, जहां पर क्या होता है वस्तुओं, सेवाओं और संसाधनों का जो होता है वो आदान प्रदान होता है। वस्तुओं, सेवाओं और संसाधनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। यानी कोई भी बाजार है, मार्केट है, तो वहां पर क्या होता है, वस्तुओं, सेवाओं और संसाधनों का वहां लेन देन होता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं बाजार। ठीक है, यह एक ऐसा स्थान या प्रणाली होता है जहां खरीदार और विक्रेता एक साथ आकर कीमत निर्धारित करते हैं। किसी भी वस्तुओं का, किसी भी सामानों का, किसी भी सेवा का, किसी भी संसाधन का वो कीमत निर्धारित करते हैं, उसका मूल्य वो डिसाइड करते हैं और लेन देन आपस में करते हैं। ठीक है, व्यापक अर्थ में देखा जाए तो उस समग्र आर्थिक माहौल को भी संदर्भित करता है जहां ये लेन देन होते हैं। बाजार देखा जाए तो दुकानें या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे भौतिक स्थान हो सकते हैं जहां खरीदार और विक्रेता क्या होते हैं, आसानी से मिलते हैं। या वे अधिक अमूर्त हो सकते हैं जैसे कि वित्तीय बाजार जहां स्टॉक और बॉन्ड का कारोबार होता है। ठीक है ना, तो बाजार कीमतें क्या होते हैं निर्धारित करने, संसाधनों को आवंटन करने के रूप में देखा जाए, आर्थिक वृद्धि के रूप में देखा जाए, विकास को सुविधाजनक बनाने के देखा जाए, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो महत्व होता है वो बाजार का होता है। कभी जानते हैं किसी दिन कोई मार्केट अगर बंद हो जाता है तो कितना बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, बहुत बड़ा जो ट्रांजेक्शन होता है, बहुत बड़ा क्रय विक्रय नहीं हो पाता है, बहुत बड़ा लेन देन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए देखिए जो कभी बंदी हो जाती है, कभी आर्थिक मंदी हो जाती है, या कभी कर्फ्यू वगैरह लग गया, या कभी अचानक रोक दिया गया, ठीक है ना, तो उसमें बड़े लेवल पर देखा जाए तो पूरा बाजार जो होता है वो रुक जाता है, यानी पूरा जो आर्थिक व्यवस्था है, यानी पूरी आर्थिक वृद्धि और विकास जो है वो स्थिर सा हो जाता है। ठीक है, बाजार के स्थगित होते ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग डिस्कशन। यहाँ पर चौथा देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, जाति व्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो विकलांगता से क्या तात्पर्य है। देखिए जाति व्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो विकलांगता क्या होता है और किन कारकों पर यह महत्वपूर्ण रूप से काम करता है। देखिए जाति व्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो विकलांगता का जो तात्पर्य होता है डिस्टेंस, वो विकलांग व्यक्तियों द्वारा उनकी जाति की पहचान के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार से होता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, उनके देखा जाए तो जाति की पहचान के आधार पर देखा जाए तो किए जाने वाले भेदभाव। ठीक है, जैसे हम लोग जैसे बात किया जाए एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल ना, ये कैटेगरी जो बनी हुई है, जैसे सेवा भाव के दृष्टिकोण से देखेंगे आप ना, तो बहुत तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो चीजें देखने को बहुत जबरदस्त मिलती हैं यहाँ पर, बहुत से व्यवस्थाएं देखने को मिलते हैं, देखा भी जाता है। तो ये चीजें होती हैं भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार से। ठीक है ना, यह अंतर विरोधी भेदभाव का एक रूप है। क्या होता है, अंतर विरोधी भेदभाव का एक रूप है, जहां विकलांग व्यक्तियों को जाति आधारित भेदभाव और सक्षमता दोनों का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि उन्हें होशिये के कई स्तरों का सामना करना पड़ता है, और अक्सर उन्हें क्या किया जाता है, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, देखभाल की बात हो गई, और अन्य बुनियादी अधिकारों और अवसरों तक जो होता है वो समान पहुंच से वंचित कर दिया जाता है। ठीक है, अभी देखेंगे डिस्टेंस जो एक मूवी भी आई थी इस समय जो जबरदस्त है, उसमें जो बच्चा था छोटा सा, एक संजय मिश्रा नाम का जो न्यू एक्टर है, मतलब ये तो एक्टर पुराने हैं ना, तो उन्हीं के मतलब वो थे उसमें शिक्षक के रूप में वो भूमिका निभा रहे थे ना। तो डिस्टेंस उसमें देखिए महत्वपूर्ण बातें अगर देखा जाए तो ये सभी चीजें जो होती हैं वो लोगों को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। ठीक है ना, ये लेटेस्ट मूवी है ड्यूसंस, देखिए मैं अभी बता रहा हूँ आप लोग को लेटेस्ट मूवी कौन सी थी, बस एक मिनट रुक जाइए आप सभी लोग, रिसर्च
छोटे से बच्चे का था वो, बेस उसी पर। गुठली ना, गुठली लाडू। तो देखिए दोस्तों, ये मूवी का नाम है गुठली लाडू, ठीक है। इस मूवी को आप लोग जरूर देखिएगा। इसमें देखा गया है कि देखिए वो एससी एसटी वाला बच्चा जो होता है उसको किस तरीके से देखिए शिक्षा जगत से अपेक्षित किया जाता है। यदि उसके साथ हम लोग नहीं खड़े होंगे, यदि कहा जाए, यदि उनके साथ जनरल सपोर्ट नहीं करेगा, सहानुभूति नहीं दिखाएगा, ओबीसी सहानुभूति सपोर्ट नहीं दिखाएगा, तो फिर वो कैसे, जबकि वो हमारे समाज में हमारे लिए यही लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीजें एक शिक्षक के रूप में यदि आप हैं तो आप तो इससे एकदम दूर रहिए, ठीक है। और यदि आप उस शिक्षक के विद्यार्थी हैं तो आप भी अपने अंदर उन चीजों को समाहित कीजिए। देखिए दोस्तों, जाति व्यवस्था देखा जाए तो सामाजिक पदानुक्रम और पूर्वाग्रहों को कायम रखती है, जिससे विकलांग व्यक्तियों को मुख्य धारा के समाज से बाहर कर दिया जाता है और होशिये पर डाल दिया जाता है, जिससे उनका नुकसान और गहरा हो जाता है और सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए उनकी क्षमता क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है, ठीक है। ये चीज देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे मोटिवेशन देखिए, देखते हैं पांचवें प्रश्न को। भारत में भाषाई विविधता से क्या तात्पर्य है? बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है। भारत में भाषाई विविधता से क्या तात्पर्य है? देखिए, भाषाई विविधता का तात्पर्य अगर देखा जाए तो पूरे देश में बोले जाने वाली भाषाओं की विशाल श्रृंखला से है। देखिए दोस्तों, आप लोग कहते हैं कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि हिंदी जो है राष्ट्रीय भाषा हम लोग की हिंदी है, ठीक है। लेकिन बहुत सी स्टेट में देखेंगे कि अभी भी जो है हिंदी को बहुत प्रचलित नहीं किया गया है, या जो बहुत से लोग नहीं बोलते हैं। या जैसे कहा गया तमिल में आप पहुंच जाइए, तमिलनाडु हो गया, आप उड़ीसा में चले जाइए, उड़िया भाषा देखने को मिलेगा। बांग्लादेश में चले जाइए, बंगाली भाषा आपको देखने को मिलेगा। तो मुख्य रूप से जो उड़िया को जान रहे हैं, तमिल भाषा को जान रहे हैं, केरल भाषा को, मतलब केरल में है वो, तो ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। मतलब आप लोग को लगेगा कि अपने ही देश में, लेकिन लगेगा कि हम कहाँ आ गए, जहाँ कुछ भाषा से पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। तो विशाल श्रृंखला होने का भी कारण है, यानी भाषाई विविधताओं का होना ही कारण है, ठीक है। केवल ऐसा नहीं कि जातीय धर्म के आधार पर ही विविधताओं की बात होगी, भाषाओं की विविधता, संस्कृति की विविधता, खाने पीने की विविधता। देखिए भारत क्या है, 1600 से अधिक भाषाओं का घर है। देखिए गजब, बाप रे बाप, 1600 से अधिक। सोच लीजिए डिस्टेंस, बताइए। आप लोगों से यदि पूछा जाए कि आप कितने भाषाओं को जानते हैं, तो बहुत ज्यादा बताएंगे आप, 2 भाषाओं को बताएंगे, 3 भाषाओं को बताएंगे, 4 भाषाओं को बताएंगे। लेकिन बताइए 1600 से अधिक भाषाओं का घर है, जो इसे दुनिया में सबसे अधिक भाषाई विविधता वाले देशों में से एक बनाता है। यह विविधता अगर देखा जाए तो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक प्रभावों का परिणाम है, ठीक है ना। सांस्कृतिक विरासत हम लोग का है और ऐतिहासिक प्रभाव भी यहाँ पर रहे हैं, तो उसी का परिणाम मिला। कितनी भाषाओं का यहाँ पर विविधता सम्मिश्रण मिला गया, उसका इतनी भाषाएं देखने को मिली। लेकिन देखिए डिस्टेंस, विभिन्न क्षेत्रों में देखा जाए तो अपनी विशिष्ट भाषाएं जो हैं, लिपियां हैं और बोलियां भी हैं, जो देश की भाषाई टेपेस्ट्री में योगदान करती हैं। भाषा का देखिए डिस्टेंस, भारत का देखा जाए संविधान तो जो है 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देता है, ठीक है ना। भारत जो है मुख्य रूप से संविधान में अगर देखा जाए तो 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी जाती है, ठीक है, हमारे संविधान की बेस पर अगर बात किया जाए तो। यह विविधता जो होता है देखिए सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देती है, लेकिन संचार और भाषा संरक्षण प्रयासों में जो होता है चुनौती भी प्रस्तुत करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी एक महत्वपूर्ण आपका इसमें तथ्य हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो ये समाजशास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी आप लोगों के समक्ष। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी पिक्चर बाकी है, अभी बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला है। ये तो अति लघु है, फिर लघु मिलेंगे आपको, फिर दीर्घ उत्तरी मिलेंगे, तो बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला बाकी है। जो बाकी यहाँ प्रश्न है इनका डिस्कशन जो है नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।